जय हिंद बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो अभी तक हमने किया था, न्यूटन के 3 लॉ कर चुके थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड एंड थर्ड लॉ। उनके एक एक न्यूमेरिकल पार्ट भी कर चुके हैं, बट अभी तक जितना किया है उसके न्यूमेरिकल्स, एक बार न्यूमेरिकल और थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है जो बनते हैं आपके क्लास के अकॉर्डिंग, वो आज हम करेंगे। सो आगे बढ़ते हुए आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा, मैं टाइम दूंगा आपको कि कर लो, आपको वीडियो पॉज करनी है, मैं कंटिन्यू करता रहूंगा, आप आंसर निकालिए और अपना आंसर मैच कीजिए। गुड, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर पहला न्यूमेरिकल, इसको सॉल्व कीजिए। मैं यहां पे इसका आंसर लिखता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके। चलो अब देखो इसमें क्या लिखा है। कंप्लीट स्टेटमेंट को पहले तो पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इसमें क्या बोला गया। ठीक है, तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, सो वी नीड टू फाइंड मोर इनर्शिया। मोर इनर्शिया आप सबको अगर पता है क्या होता है, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे। सो इफ मास इज ग्रेटर, इनर्शिया विल बी हाई। ओके, चलो, ए रबर बॉल एंड ए स्टोन ऑफ द सेम साइज। ओके, तो एक सेम साइज का रबर बॉल है और सेम ही साइज का एक स्टोन है। तो स्टोन के ऊपर, जैसे कि आपको पता है, स्टोन की डेंसिटी ज्यादा होती है। अगर इतना सा पत्थर ले और इतनी सी ही रबर बॉल ले तो कौन सा भारी होगा, ऑब्वियसली स्टोन भारी होगा। तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा मास किसका हुआ, स्टोन का। अब स्टोन का मास ज्यादा है तो इनर्शिया ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा। तो रबर बॉल और स्टोन में से किसका इनर्शिया ज्यादा है, स्टोन का। आगे बढ़ते हैं, बाइसिकल एंड ए ट्रेन। तो इसमें तो कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा मास किसका होता है, ट्रेन का। बाइसिकल का मास कम होता है। सो ट्रेन विल हैव हाई इनर्शिया एंड बाइसिकल विल हैव लेस इनर्शिया, लो इनर्शिया। आगे बढ़ते हैं, ए 5 रुपी कॉइन एंड ए 1 रुपी कॉइन। सो जैसे कि आपने देखा होगा, 5 रुपी कॉइन जो होता है वो हैवी होता है, अगर हाथ में लेते हैं 5 रुपी कॉइन हैवी होता है। और 1 रुपी कॉइन नए वाले कह रहा हूं, 5 का सिक्का भी नया वाला और 1 का सिक्का भी नया वाला। देन 5 रुपी कॉइन विल हैव हाइयर मास एंड हेंस हाई इनर्शिया। समझे। सो यहां पे बच्चों क्या होगा, 5 रुपी कॉइन विल हैव हाई इनर्शिया। आगे बढ़ते हैं, चलो, एक टहनी को अगर बहुत ही जोर से हिलाते हैं तो क्या होगा, इस टहनी को जब वाइब्रेट करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, इनर्शिया की वजह से ये टहनी, तो क्योंकि हम इसको पकड़े हुए हैं, टहनी तो ऊपर और नीचे वाइब्रेट करेगी, लेकिन जो पत्ते हैं वो उससे डिटैच होके, मतलब यहां से इस टहनी से टूट जाएंगे और अपनी पोजीशन पे रुकेंगे। क्योंकि टूटने के बाद विग्रसली हिलाया तो टूटने के बाद वो अपनी स्टेट पे थोड़ी देर रुकेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, वो ड्रैगन बॉल गिरी थी और वो ड्रैगन वहीं रह गया था, वैसे ही ये पत्तियां वहीं के वहीं रह जाएंगी। अब इन पत्तियों को नीचे गिरने के लिए क्या चाहिए, थोड़ा टाइम। अब उस टाइम के बाद ये टहनी हिलती रहेगी और ये पत्तियां नीचे गिर जाएंगी। तो इट इज ड्यू टू द इनर्शिया। सो एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स। सो इसमें लिख सकते हैं, ड्यू टू इनर्शिया द लीव्स स्टे एट सेम पोजिशन while the branch moves due to movement of the branch, the leaves are detached। समझे। तो ये आंसर हो गया अपना, ये लिख लेना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं।
एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, मास क्या लिया बच्चों, मास हो गया 5 kg, फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ, टाइम भी दे दिया 2 सेकेंड, ठीक है। इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3, इससे क्या हुआ, इस फोर्स से ऑब्जेक्ट जो वेलोसिटी थी वो 3 से 7 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या है अपनी फाइनल वेलोसिटी, और ये चेंज होने में टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स अप्लाई किया उसका मैग्नीट्यूड निकालना, कैसे निकालेंगे, फोर्स का आपको क्या फॉर्मूला बताया, न्यूटन के सेकंड लॉ से, F इज इक्वल्स टू एम dv बाई dt, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फोर्स इक्वल्स टू मास, मास इज 5 kg, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन द टाइम इट टेक्स टू अचीव दैट वेलोसिटी। So 5 into final velocity 7 minus 3 divided by time 2, कितना हो गया, 5 into 7 minus 3 4 by 2, क्या हो गया, फोर्स हो गया अपना, जो फाइनल फोर्स आया वो आ गया 10 न्यूटन, समझे। अब 10 न्यूटन फोर्स लगा है इसके ऊपर, अब देखो आगे 10 न्यूटन फोर्स तो लगा दिया, अब आगे क्या कहा गया है कि यहां तक हमने निकाल लिया फोर्स, नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, अगर अब फोर्स को लगाया जाए फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब अभी फाइनल वेलोसिटी है 7, तो 7 वेलोसिटी पे यही फोर्स 5 सेकेंड और लगा देते हैं, तो क्या फाइनल वेलोसिटी होगी, मतलब ये जो 7 मीटर पर सेकेंड है ये क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी, v इनिशियल इक्वल्स टू 7 मीटर पर सेकेंड, टाइम जो हो गया आपका वो हो जाएगा 5 सेकेंड, ओके, फोर्स हो गया आपका 10 न्यूटन, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है आपको, मास आपका गिवन है 5 kg, समझे। जो फाइनल वेलोसिटी थी उसके बाद फिर से सेम फोर्स लगाएंगे लेकिन 5 सेकंड के लिए, तो क्या वेलोसिटी होगी हमें ये पूछा गया है, तो जो फाइनल वेलोसिटी पहले थी वो अब इनिशियल हो जाएगी और फाइनल हम निकालेंगे। सो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम 5 सेकंड, इट विल बी 10 equals to final velocity minus initial velocity, which will be equals to this. So final velocity will be 17 meter per second. Got my point? चलो बच्चों, अगर ये समझ आ गया है थम्स अप कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब चैनल पे, कहीं भी ट्वीट करिए आप, कहीं भी आप कमेंट करिए, आपका आंसर दिया जाएगा। चलो फिर इसको एक्सेलरेशन देता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड अ मास m2, m2 को यही फोर्स आपका एक्सेलरेशन देता है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स क्या हो गया 5 न्यूटन। मतलब यहां से अगर मोटा मोटा देखें तो क्या पता चल रहा है कि इसको कम एक्सेलरेशन मिली है लेकिन फोर्स सेम है, तो ये मास बड़ा है, सो m1 इज हैवियर देन m2, ये तो देख के पता कर लिया। अब इसके बाद क्या बताना है, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर, मतलब फाइनल ऑब्जेक्ट का वो कहां से निकालेंगे, ये रहा, यहां से फोर्स निकालेंगे 5 न्यूटन इक्वल्स टू मास m1 इंटू एक्सेलरेशन 10, सो m1 इक्वल्स टू 1/2 kg, क्योंकि सारी यूनिट SI में। यहां से देखते हैं 5 न्यूटन इक्वल्स टू m इंटू 20 मास इंटू एक्सेलरेशन, विच विल गिव 1/4 kg, ये हो गया m2। अब यहां से आप देख के बता सकते हो कि m1 और m2 में क्या रिलेशन है, हमने पहले ही बता दिया था। m1 और m2 की वैल्यू आपके पास आ गई है,
अब क्या निकालना है, हमें निकालना है कि एक्सेलरेशन क्या होगी, फाइनल एक्सेलरेशन। सो फोर्स इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन, मास हो गया m1 प्लस m2 और इनटू एक्सेलरेशन जो हमें निकालनी है। सो 5 इज इक्वल्स टू m1 1/2 प्लस 1/4 इंटू ए। तो ये इसको सम करेंगे क्या हो जाएगा, 4 2 प्लस 1 इंटू ए। इसको आगे रख दीजिए, 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3, ये 4 ऊपर गया और ये 3 नीचे आ गया लेफ्ट साइड में, इक्वल्स टू एक्सेलरेशन 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस विल बी द एक्सेलरेशन, फाइनल एक्सेलरेशन। जब दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों मास को इकट्ठा जोड़ देंगे तो उस टाइम पे ये एक्सेलरेशन होगी। समझ आया? ये हम डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं कि कोई भी ट्रैक्टर ले लीजिए, 2 ट्रॉली जोड़ दी तो किस एक्सेलरेशन से उसको आगे ले जा पाएगा। ठीक है, 2 मासेस को जोड़ दिया क्योंकि m1 पे m2 पे डिफरेंट वो ट्रैक्टर एक्ट कर रहा है, सेम ट्रैक्टर, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, थोड़ा वेट ज्यादा हो जाएगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। समझ आई? यही होता है बच्चों। अब इसके बाद लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। समझो, ये आपको स्टेटमेंट दी गई थी कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं। समझे? अब एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई कुछ होगा ही नहीं। अनबैलेंस फोर्स नाम की भी चीज होती है कि जो आपका पुश करेगा उसको, जैसे कि एक नॉर्मली समझो, एक्शन और रिएक्शन तो अर्थ के ऊपर भी इक्वल होगा। मतलब अगर हम पैर से जमीन को पुश करते हैं, मान लीजिए रनिंग करते हुए हम अपने पैर से जमीन को पीछे पुश करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम तो आगे हो गए लेकिन जमीन पीछे खिसक गई। वो बहुत ही माइन्यूट होता है, उसका कोई इंपैक्ट दिखता ही नहीं है, तो विजिबल इंपैक्ट नहीं होता है। सिमिलरली हॉर्स कार्ट में क्या होता है, हॉर्स जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में अपने पैरों को लेके जाता है ताकि कार्ट और खुद दोनों आगे बढ़ सके। वो दोनों अटैच्ड हैं एक दूसरे से। तो जो कार्ट है उसके ऊपर तो हॉर्स जितना फोर्स लगाएगा उधर ही चलेगी, लेकिन हॉर्स जमीन से फोर्स ले रहा है। मतलब ये घोड़ा है, ये जमीन पे पैर को पीछे की तरफ ले जा रहा है और इससे अटैच्ड है कार्ट आपकी। तो इन दोनों को, हॉर्स प्लस कार्ट को आप एक बॉडी मान लीजिए। वो एक बॉडी पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है तो उनको आगे की तरफ एक पुश मिलता है। उस पुश की वजह से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पा रहे हैं। तो इसमें लिख सकते हैं एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर इक्वल but we can consider horse and cart to be a one system. They are attached to each other. So when the horse push the earth in the backward direction, then equal force will result in the movement of the horse in the forward direction. इसको रिपीट करके एक बार देख लीजिए। So due to this, the horse enables to take the cart or to pull the cart. ठीक है, इसको रिवाइंड करके फिर देख लीजिए, ये डेफिनेशन लिख लेना यहाँ पे, इसका आंसर है। चलो आगे देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड ए हुज। हुज क्या होता है? फायरमैन जो आगे अपने जो नोजल पकड़ता है ना, जहां से पानी निकलता है, तो फायरमैन यहां से पकड़ता है इसको, लेकिन इसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है ना कि उसको भी थोड़ा सा जोर लगता है उसको पकड़ने में। सो ड्यू टू विच फिजिक्स कॉन्सेप्ट इट इज एप्लीकेबल, और व्हाट इज द विच फिजिक्स कॉन्सेप्ट रिजल्ट्स दिस कंडीशन, बताओ। चलो सोच लिया हो तो मैं बताता हूं। अब जैसे आपको मजल वेलोसिटी बताया था, मतलब पिस्टल से या गन से आपकी फायर हो रही थी, गन इस साइड, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा था, तभी तो ये एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होता है। ठीक है, अब देखो वो थोड़ा आगे बता देंगे। अब समझो इसको,
ये जो पानी यहां से एमिट होगा वो इस वेलोसिटी में एमिट हो रहा है, पानी बाहर की तरफ जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी आउटवर्ड है। सो ऑपोजिट एक फोर्स लगेगा, न्यूटन थर्ड लॉ का ऑपोजिट एक फोर्स लगेगा जो किस डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, सिमिलर टू गन एंड बुलेट। गन जो वेलोसिटी से आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बुलेट की बुलेट अगर जिस वेलोसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, गन उतनी ही वेलोसिटी से नहीं, उतना ही फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। उस फोर्स की वजह से मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ज्यादा है, एक्सेलरेशन कम होगी तो वेलोसिटी कम होगी। समझे? सिमिलर कॉन्सेप्ट इसमें है। सो इसमें हम लिख सकते हैं ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, सो आंसर हो जाएगा इसका ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ द वाटर emitting from the hose will result in a backward force which is the cause for difficulty in holding it। समझे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में पानी निकला, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा, जिसकी वजह से फायरमैन को जोर लगाना पड़ता है उसके ऊपर, इसलिए सबको नहीं भेज सकते आग बुझाने के लिए, स्पेसिफाइड ट्रेन्ड फायरमैन होते हैं, नहीं तो आप पीछे गिर जाओगे, इतना फोर्स होता है उसका। चलो ये क्वेश्चन हो गया, तो अगला करते हैं। व्हाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप? इसका आंसर तो आप सबको देना पड़ेगा। ये फिर आप कहते होगे फिजिक्स का क्या रोल है। अब देखो, बस के ऊपर अगर हम सामान को बांधते भी हैं तो उसका भी एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है बताओ? किस लॉजिक से बस पे सामान बांधते हैं? ये आपकी एक बस हो गई, बहुत ही घटिया बस जो मैं बना रहा हूं, इसके ऊपर आपका ये लगेज रखा है जो ट्रॉली बैग है, इसको एक रस्सी से बांधते हैं यूं। क्यों? क्योंकि ये है आपका लॉ ऑफ इनर्शिया से हम निकालते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया से जैसे कि ये ऐसे राउंड टर्न लेगा तो जो आपका लगेज है वो सीधा इधर जाके गिर सकता है अगर आपका बंधा नहीं होगा तो, क्योंकि ये जो लगेज है ये इनिशियली इस डायरेक्शन में है, ये डिटैच हो जाएगा। अगर बना नहीं है तो ये इसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, बस इस साइड मुड़ जाएगी, तो ये लगेज गिरे ना। ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया the luggage can fall in the tangential direction. To avoid this, we tie up the luggage with a rope. समझे? तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ से, जैसे उसमें आपको जीआईएफ दिखाई थी, उस टाइम पे क्या था कि वो गाड़ी को ले जा रहे हैं एम्बुलेंस को, और जो स्ट्रेचर है वो सीधी रोड पे जा गिरती है, जो वो मुड़ जाते हैं गाड़ी, वही केस ना हो इसीलिए हम ये सब करते हैं। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा ये सब क्वेश्चंस, और कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। चलो अगले क्लास में मिलते हैं, टेक केयर, बाय।